आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सऊदी अरेबिया और ईरान दुश्मन क्यों हैं। आगे बढ़ने से पहले यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। 1 लाख सब्सक्राइबर करो। कोशिश करो कि नए साल में हम 1 लाख से आगे बढ़ें, इस परिवार को और ज़्यादा आगे बढ़ाओ। तो 1 सेकंड लगना है मेरे ख्याल में, बस आपको सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर देना और बेल आइकन दबा दीजिए, खत्म। तो सऊदी अरेबिया और ईरान जो है, दे आर बेटर राइवल्स। बहुत अच्छे से दोनों देशों के डायनेमिक्स को हम कवर करेंगे। सारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिए हैं, फॉलो करिए। मैं वहां पे क्वेरीज आंसर करता हूं, अपडेट्स देता हूं। सऊदी अरेबिया और ईरान, पहले हम दोनों देशों के बारे में जान लेते हैं। ये है ईरान। ईरान की अगर बात करें तो यहां पे लगभग 8.5 करोड़ लोग जो हैं वो रहते हैं। पहले आप थोड़ा सा इतिहास जान लीजिए। वैसे ईरान का इतिहास मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं, एंशियंट हिस्ट्री कवर की है भाई। पर्शियन एम्पायर जो पर आज का ईरान पहले पर्शिया कहलाता था, और पर्शियन एम्पायर कितना बड़ा था। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ये पूरा एरिया कवर करती है, तो वो ओल्डेस्ट है। ठीक है, तो ईरान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये इराक से बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। इधर चले जाएंगे, अगर आप थोड़ा ऊपर चले जाएंगे तो आपको आर्मेनिया मिल जाएगा, टर्की भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इन सबसे बॉर्डर शेयर करता है। अब ये रहा ईरान। और अभी मैंने बताया यहाँ पे लगभग 8.3 मिलियन, 8.5 करोड़ की यहाँ पे पॉपुलेशन है। ये सबसे इंपॉर्टेंट भैया कौन सा स्ट्रेट है, चलो मुझे बताओ। हमेशा इसी को ही ब्लॉक कर देता है। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। यस, ईरान दुनिया की 17th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, और 17th लार्जेस्ट कंट्री भी है, ठीक है। और अगर एरिया वाइज बात करें तो मिडिल ईस्ट में बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। तो ये थोड़े से स्टैटिक फैक्ट्स हैं। हालांकि पॉपुलस और लार्जेस्ट कंट्री में आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि दोनों में ही इसका 17th नंबर है। अब यहाँ पे बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज बोले जाते हैं, बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स रहते हैं। यहाँ पे आपको कुर्द मिलेंगे, वही कुर्द जिनका बहुत बड़ा मैटर चल रहा है, तब से बोल रहे हैं कि हमको अलग देश दो, अभी तक उनको मिला नहीं है। सब कवर किया मैंने। पर्शियन मिलेंगे, अजरबैजानी, कुर्दिश, बहुत सारे लैंग्वेजेस। और देखिए जितने एथनिक ग्रुप्स हैं उतनी लैंग्वेज बोली जाएगी। रिलीजन क्या है? ईरान में थियोक्रेसी है। ये धार्मिक राज्य है। 99.3% यहां पे आपको यहां का रिलीजन इस्लाम है, और यहां पे आपको मुस्लिम्स मिलेंगे। फिर क्रिश्चियनिटी 0.15% और जोरास्ट्रियंस है। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं ईरान की, तो यहां पे सिविलाइजेशन बहुत पहले से आई और ढेर सारी डायनेस्टी ने यहां पे रूल किया। अगर इतिहास की बात करें तो साइरस द ग्रेट, ये सब मैंने कवर किया है दोस्तों। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मैं लिंक लगा दे रहा हूं। पर्शियन एम्पायर, अखामेनिद एम्पायर, खैर दोनों एक ही हैं, दोनों पे मैंने लेक्चर लिया है। तो वहां पे अखामेनिद एम्पायर, जिसको आज का ईरान बोला जा रहा है, इसकी स्थापना की। फिर ये एम्पायर मतलब काफी उसके बाद आए रूलर्स, देन अलेक्जेंडर ने इसको कंकर किया। और हेलेन छोटे छोटे स्टेट में, इस ईरान को छोटे छोटे स्टेट में, जिसको हेलेनिस्टिक पीरियड या हेलेनिस्टिक स्टेट बोला जाता था, जो अलेक्जेंडर के गवर्नर जो है वो संभालते थे, उसमें बांट दिया। फिर उसके बाद मुस्लिम्स ने इस पूरे एरिया को, जब इस्लाम का उदय हुआ तो मुस्लिम्स ने इस पूरे एरिया को कंकर कर लिया और पूरे ईरान का इस्लामाइजेशन हो गया, ठीक है। फिर यहां पे टर्क्स आए, फिर यहां पे मंगोल्स आए, और अल्टीमेटली फिर सफाविद का यहां पे थोड़े टाइम तक रूल रहा। और फिर हम देखते हैं कि ये कंट्री जो है, जब सफाविद्स आए, यूनिफाइड ईरानियन स्टेट इन्होंने एस्टैब्लिश किया 15th सेंचुरी में, तो पूरा देश शिया इस्लाम में कन्वर्ट हो गया। फिर नादर शाह आए, और नादर शाह में 18th सेंचुरी में बहुत जबरदस्त तरीके से इसने डेवलपमेंट की। रशियन एम्पायर से लगातार कॉन्फ्लिक्ट में रहा ये। पर्शियन कॉन्स्टिट्यूशनल रेवोल्यूशन आ गया यहाँ पे 20th सेंचुरी में, यहाँ पे संविधान बदल दिया गया और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई। और उसके बाद 1953 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका एक बहुत बड़ी पावर में उभरा, और फिर अमेरिका ने ईरान को सपोर्ट देना शुरू किया। तख्ता पलट हो गया 1953 में। मोहम्मद रजा पहलवी आ गए। मोहम्मद रजा पहलवी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के अंडर थे। जो वेस्ट कहता, जो अमेरिका और ब्रिटेन कहता, वही ये करते, जो यूरोप कहता वही ये करते। और फिर इन्होंने, हालांकि रजा पहलवी ने ईरान को मॉडर्नाइज करने की कोशिश की, लेकिन ईरान जो है वो एक ऐसा देश है दोस्तों कि यहां पे ईरान और भारत, ये यहां जहां सभ्यताएं हैं, जैसे ईरान, यहां पे भी सभ्यता है। पर्शियन एम्पायर कितना ओल्डेस्ट एम्पायर है, तो जो रूट्स है वो बहुत पुराने हैं। ये ट्रेडिशनल लोग हैं। यहां पे अगर आप मॉडर्निस्टिक आइडिया को इंट्रोड्यूस करेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लोग गुस्सा जाएंगे। रजा पहलवी ने
बहुत कुछ करने की कोशिश की, सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स 1963 में लेके आए, वुमेन राइट्स लाए, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंशन किया, लैंड रिफॉर्म्स लेके आए, लेकिन डिससेटिस्फैक्शन था। और अल्टीमेटली 1979 में हम देखते हैं ईरान में आ गया रेवोल्यूशन, ईरान में आ गई थियोक्रेसी। आयतुल्ला खोमेनी, अली खोमेनी जिनको बोला जाता था, जो सुप्रीम लीडर थे, मतलब आयतुल्ला खोमेनी वो सुप्रीम लीडर थे, वो यहां पे आ गए और फिर एक अथॉरिटेरियन रिजीम जो है वो डेवलप हो गई। और अब ईरान जो है यूनाइटेड नेशंस, ओआईसी, ओपेक इन सबका मेंबर है, लेकिन दोस्तों यहां पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है ईरान में, क्योंकि ये धार्मिक राज्य है, धर्म के अधीन है इसलिए। और अमेरिका और ईरान की न्यूक्लियर डील के बारे में आपको पता ही है। अमेरिका ये बोलता है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, वो न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, 50 सैंक्शंस लगा के रखे हुए हैं। अभी ईरान और अमेरिका की न्यूक्लियर डील हुई थी, लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप उससे पीछे हट गए। तो इस समय ईरान की हालत बहुत ज्यादा खराब है। खराब इन द सेंस कि अगर इंटरनेशनली बात करें तो भैया, अगर अमेरिका के साथ, अमेरिका अगर आपका साथ नहीं देता है तो आपकी हालत खराब होगी। तो इसीलिए ईरान की हालत बहुत अच्छी नहीं है। फिर मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया ईरान का कट्टर दुश्मन है। ईरान एक शिया कंट्री है। अब हम सऊदी अरेबिया की बात कर लेते हैं। सऊदी अरेबिया की बात करें तो इसको किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया भी बोला जाता है। बहुत बड़ा देश है, एशिया में ये 5th लार्जेस्ट कंट्री है, अरब वर्ल्ड में 2nd लार्जेस्ट कंट्री है, और अगर पूरी दुनिया में बात करें तो 12th लार्जेस्ट कंट्री है। मक्का मदीना इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल सऊदी अरेबिया में है। सऊदी अरेबिया डेवलप्ड है। यहां पे राजा महाराजा भी मोहम्मद बिन सलमान यहाँ के क्राउन प्रिंस है। ये जॉर्डन, इराक सब यहाँ पे आपको मिलेंगे। देखिए यूएई से बॉर्डर करता है, ओमान, यमन, सब जगह ये जो आप देख रहे हैं ना, ये अरब वर्ल्ड, सऊदी, यमन हो गया, ओमान हो गया, यूएई हो गया, तो यहां पे रॉयल फैमिलीज ही रूल करती हैं। पॉपुलेशन की बात करें तो सऊदी में 3.5 करोड़ लोग रहते हैं। यहां पे भी मोनार्की है दोस्तों, ठीक है। एशियन कल्चर यहां पे भी, इस्लाम यहां से इमर्ज हुआ। इससे पहले ये ट्राइब्स के हाथ में था। प्रॉफिट मोहम्मद ने अपनी यात्रा जो है वो यहीं से ही शुरू की। और मैंने बताया कि यहां से सऊदी अरेबिया जो है, कैलिफेट्स, प्रॉफिट मोहम्मद के पास कैलिफेट्स हैं, ठीक है। राशिदून कैलिफेट, उमायद, अब्बासिद, फातिमद, ये सब कैलिफेट्स यहीं पे ही थी, और यहीं से ही इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ, ठीक है। और अगर अभी बात करें तो 4 डिस्ट्रिक्ट रीजन्स हैं सऊदी अरब में। अभी मॉडर्न किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया 1932 में, 1932 में इब्न सऊद ने फाउंड किया। इब्न सऊद ने जितनी भी छोटी छोटी ट्राइब्स थी, जो भी यहां पे ग्रुप्स थे, सबको एक में ले आए और यूनाइट कर दिया। और फिर हम देखते हैं कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का उदय हुआ। पहले ये 4 रीजन्स में डिवाइड था, इन 4 रीजन्स को यूनाइट करने वाले हैं इब्न सऊद। और इसीलिए हाउस ऑफ सऊद बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ताकतवर है, और इन्हीं का ही रूल जो है वो चलता है। एक तरीके से डिक्टेटरशिप टाइप की है यहां पे, लेकिन डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है। सुन्नी है ये। तो देखिए, इस्लाम में 2 सेक्ट होते हैं, शिया और सुन्नी। ईरान शिया है और सऊदी अरब सुन्नी है। और सऊदी अरब को अमेरिका का भी भरपूर सपोर्ट है। अमेरिका ईरान का दुश्मन है, तो सऊदी अरेबिया भी तो ईरान का दुश्मन होगा ना। सिंपल सी बात है। सऊदी अरेबिया जो है, अगर ऑयल की बात करें, 2nd लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है और दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है। सबसे ज्यादा 2nd लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स आपको सऊदी अरेबिया में मिलेंगे। गैस रिजर्व्स की बात करें तो सऊदी अरेबिया में वो 6th नंबर पे है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि हाईली डेवलप्ड है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि भैया, ये जो देश है ना, सऊदी अरब और ईरान, ये दुश्मन है। सऊदी अरब, यमन में सिविल वॉर चल रहा है, और सऊदी अरब यमन में सिविल वॉर को फंड करता है। ये उसके ऊपर आरोप लगता रहता है, जो सऊदी अरेबिया इस आरोप को नकारता है। अब हम बात करते हैं, ये दोनों की हिस्ट्री देख ली। दुश्मन क्यों है? दुश्मन इसलिए है क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात तो ईरान शिया है। शिया, देखिए शिया जो है, अभी अगर दुनिया की बात करें तो शिया जो है वो माइनॉरिटी में है। 60 से 70% आपको सुन्नी ही मिलेंगे, और सऊदी जो है वो सुन्नी मुस्लिम पावर है। लेकिन अगर ऑल ओवर देखा जाए तो सऊदी का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी है। एक तो सुन्नी मेजोरिटी में, दूसरी चीज दुनिया का सपोर्ट सऊदी को है। हालांकि भारत बहुत बढ़िया रिलेशन बना के चलता है। सऊदी से भी भारत के बेहतरीन रिलेशन है, और ईरान से भी भारत के बहुत बढ़िया रिलेशन है। ये बहुत अच्छी बात है। तो एक तो रिलीजियस डिफरेंस है,
कि ये शिया को फॉलो करते हैं और सऊदी जो है वो सुन्नी को फॉलो करते हैं, है ना। अब जो शिया को फॉलो करेंगे, जो देश शिया को फॉलो करेंगे वो ईरान के साथ होंगे, और जो सुन्नी को फॉलो करेंगे वो किसके साथ होंगे? सऊदी अरेबिया के साथ। ठीक है, तो ये चीज है। अब आप देखिए डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। एस्टिमेटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शिया मुस्लिम इन द मिडिल ईस्ट, सबसे ज्यादा 81% शिया कहां रहते हैं? ईरान में। ठीक है, 61 से 80% इराक में मिलेंगे आपको। फिर उसके बाद अगर ये कलर कोडिंग से दिया हुआ है 41 से 60% फिर येमेन में मिलेंगे, फिर 21 से 40%। ये आप देख सकते हैं कलर कोडिंग से सबसे ज्यादा 81% ईरान में ही आपको, दुनिया भर के शिया सबसे ज्यादा आपको ईरान में ही मिलेंगे। रिलीजियस डिफरेंस तो है ही है, लेकिन पिछले 15 सालों में चीजें बड़ी खराब हो गई हैं। मैंने बताया ना, अमेरिका जो है आज जो भी हो रहा है ना उसके पीछे अमेरिका है। आपको पता ही है कि 2003 में पहले अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को खड़ा किया। सद्दाम हुसैन इराक का डिक्टेटर था, तख्ता पलट किया और अमेरिका का पूरा सपोर्ट था सद्दाम हुसैन। बाद में यही सद्दाम हुसैन अमेरिका के खिलाफ हो गया, तो अमेरिका ने क्या बोला? इराक के ऊपर यही आरोप लगाया ना कि सद्दाम हुसैन बम बना रहे, एटम बम है इनके पास। सद्दाम हुसैन मतलब इराक को इन्वेड कर दिया, बहुत बड़ी गलती की थी। देखिए अमेरिका ने इराक को इन्वेड करके, क्योंकि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, इन्वेजन से डायनेमिक्स बिगड़ गए। अमेरिका जब भी इन्वेड करता है, इधर अफगानिस्तान में भी घुसा, वहां पे डायनेमिक्स बिगड़े, इधर मिडिल ईस्ट में घुसा, वहां से डायनेमिक्स बिगड़ गए। तो 2003 में जब अमेरिका ने इराक को इन्वेड किया और सद्दाम हुसैन को हटाया, तो उस समय देखिए इराक जो है, सद्दाम हुसैन जो है वो एक सुन्नी थे, और ईरान, अब भाई सुन्नी थे तो शिया को डेफिनेटली अपोज करेंगे। तो ईरान के वो एक तरीके से ईरान को बहुत ज्यादा नहीं मानते थे, वो दुश्मन थे ईरान के। ठीक है, और आपको पता ही है कि ईरान इराक वॉर भी तो हुआ था ना। ये सब आप कनेक्ट करते हुए चलिएगा, 1980 से लेकर 1988 तक ईरान और इराक एक दूसरे से भिड़ गए थे, और इसी दौरान तो सद्दाम हुसैन लीडर थे। और उसके बाद तुरंत कुवैत में सद्दाम हुसैन युद्ध करने चले गए, तभी तो अमेरिका का मूड खराब हो गया। तो हम ये देखते हैं कि जब सद्दाम हुसैन, जब इराक को इन्वेड किया और सद्दाम हुसैन को फांसी पे लटका दिया गया, तो जैसे ही सद्दाम हुसैन को हटाया वैसे ही शिया प्रेजेंस बढ़ा। क्योंकि जब तक सद्दाम हुसैन था तब तक तो शियाओं को उसने उठने नहीं दिया, बहुत कत्लेआम किए उसने। लेकिन जब ये हटा तब शियाओं का प्रेजेंस बढ़ा, और ईरान शिया कंट्री है तो ईरान का इंफ्लुएंस इराक पे तब से लेकर अभी तक बढ़ता जा रहा है। अब दोस्तों ये तो एक बात थी। देखिए एक तो रिलीजियस डिफरेंस है, दूसरी चीज ये है कि ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं ना भाई, इस एरिया का, ये मिडिल ईस्ट वाला, इसका लीडर कौन होगा? वेस्ट एशिया भी इसको बोला जाता है, तो इसका लीडर कौन होगा? कौन अरब वर्ल्ड को, मिडिल ईस्ट को लीड करेगा? तो दो में हमेशा जंग चलती है, एक है ईरान, एक है सऊदी अरब। सऊदी अरेबिया अपने आप को लीडर बताता है, ईरान अपने आप को लीडर बताता है कि कोई भी प्रॉब्लम है आप हमसे बात करो। तो लीडरशिप की यहां पे जंग है। तो पहले तो 2003 का, तो अब सऊदी अरब भी चाहता है कि जितने देश हो सके उसके पाले में आ जाए, ईरान भी यही चाहता है जितने देश हो सके उसके पाले में आ जाए। 2011 का इवेंट सबसे इंपॉर्टेंट रहा मॉडर्न हिस्ट्री में। 2011 कोई भी नहीं भूल सकता, बड़ी बड़ी सत्ताएं हिल गई। शुरुआत हुई थी तुनिशिया से। मोहम्मद बुआजीजी जो कि एक सब्जी बेचने वाला था, उसको अथॉरिटीज परेशान करती थी। भैया तुनिशिया में कौन डिक्टेटर थे? उनका 30 साल से राज था। चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ तुनिशिया के डिक्टेटर कौन थे? तो तुनिशिया में सब्जी वाला था, उसको अथॉरिटीज परेशान करती थी। सुबह 11:30 उसका मूड खराब हुआ, उसने बोला परेशान करना बंद करो। उसकी कोई नहीं सुन रहा था, तेल डालकर उसने आग लगा लिया। अभी चिंगारी थी, ये बहुत वक्त से चिंगारी जो है बस इसको आग बनना था, और ये बहुत वक्त से लोग सुलग रहे थे। बस इधर मोहम्मद बुआजीजी ने आग लगाई, शाम होते होते पूरे तुनिशिया में प्रोटेस्ट हो गए। और ये प्रोटेस्ट, ये जो चिंगारी है, ये आग बन के हर जगह फैल गई। तुनिशिया अफ्रीका के ऊपर आता ना, नॉर्थ अफ्रीका में छोटा सा देश है, और हर जगह ये फैल गई। इजिप्ट में भी गई, ये आपके सऊदी अरब में भी गई, ये हर जगह जहां पे भी अथॉरिटेरियन रिजीम थी, लोग खड़े हो गए, वी वांट डेमोक्रेसी। कुछ देशों को तो डेमोक्रेसी मिल गई, कुछ देशों को डेमोक्रेसी मिली, लेकिन वो खाली पर्दे पे ही, मतलब ऊपर ऊपर से डेमोक्रेसी, नीचे जाओगे डिक्टेटरशिप। जैसे इजिप्ट में तहरीर स्क्वायर कायरो में क्या हुआ कि हमको डेमोक्रेसी चाहिए, लोग खड़े हुए थे, ऊपर से प्लेन जा रहे हैं, और वहां के लोग बोले गिरा दो बम, गिरा दो, हम मरने आए हैं। हम मर नहीं आए बेटा, हमको क्या डरा रहे हो? सरकार झुक गई उनके सामने, सरकार झुक गई उनके सामने।
हौसनी मुबारक ने इस्तीफा दिया। इतने समय से 1983 से हौसनी मुबारक जो थे वो इजिप्ट के राष्ट्रपति थे। ऐसे ही तुनिशिया में हुआ, सऊदी अरब में भी हुआ, लेकिन सऊदी अरब ने इसको दबा लिया। सऊदी अरब में भी प्रोटेस्ट हुए, क्योंकि सऊदी अरब में भी 1932 से लेकर अभी तक वहां पे मोनार्की है, लेकिन सऊदी अरेबिया इसको दबा ले गया। तो बड़ी दिक्कत। तो 2011 में अरब स्प्रिंग के कारण क्या हुआ, पूरा का पूरा सीरिया सिविल वॉर में चला गया। बशार अल असाद, असाद फैमिली भी वहां पे 1960 से है। पहले उनके पिताजी, फिर उनके पहले दादाजी, फिर पिताजी, और अब बशार अल असाद उनके बेटे जो कि डॉक्टर है, वो वहां पे रूल कर रहे हैं। अब उनको भी हटाओ, हम कुछ नहीं जानते। अब हुआ क्या कि ये खिचड़ी बन गई। तो सिविल वॉर बहुत सारे देशों में, यमन में सिविल वॉर शुरू हो गया। छोटे छोटे ग्रुप, भाई जो ये ग्रुप्स थे ये इसी का ही तो वेट कर रहे थे। इराक सिविल वॉर में चला गया, आईसिस का उदय हो गया। ये छोटे छोटे ग्रुप जो थे ये बड़े हो गए। इनको बस एक मौका चाहिए था कि हम विद्रोह करेंगे और हम इन ये बड़ी बड़ी सत्ताओं को हिला के रख देंगे। और उसके बाद फिर खूनी संघर्ष शुरू हो गया। और अभी तक, अब तो बहुत चीजें कंट्रोल में भी हैं, लेकिन 2011 से लेकर 2016 तक वो भयानक कत्लेआम हुआ है सीरिया का। भाई जो आम जनता है वो कहां जाएगी? ऊपर से बम गिर रहे हैं, शहरों पे बम गिर रहे हैं, जाने को जगह नहीं। बड़ी बड़ी भयावह सिचुएशन। ठीक है, ये 2011 में हुआ। तो ईरान और सऊदी अरेबिया दोनों ने ही इस 2011 के अरब स्प्रिंग को जबरदस्त एक्सप्लॉइट किया। सीरिया, बहरीन, यमन, हर जगह जहां पे भी सिविल वॉर है, ईरान भी घुस गया, सऊदी अरब भी घुस गया। अब देखिए हुआ क्या कि सीरिया में जो है सिविल वॉर शुरू हुआ। तो सीरिया में घुसता है, मतलब जो मिडिल ईस्ट में सिविल वॉर शुरू हुआ, ईरान भी घुसा और सीरिया भी घुसा, सॉरी सऊदी अरब भी घुसा। अब सऊदी अरब को पीछे अमेरिका सपोर्ट कर रहा है कि मैं भी हूं तुम्हारे साथ, बिल्कुल परेशान मत हो। और इधर रशिया भी आ गया है। तो पूरी खिचड़ी बनी हुई है। तो ईरान के क्रिटिक्स यही बोलते हैं कि establishing itself or its proxies across the region and achieving control of a land corridor stretching from Iran to Mediterranean। बस हमको कंट्रोल चाहिए ईरान टू मेडिटेरेनियन तक। जो भी यहां पे ईरान में जो लोग हैं वो एक तरीके से लीडरशिप चाह रहे हैं। तो अब चीजें बुरी कैसे हो गई? अब अभी मैंने बताया 2011 एक टर्निंग पॉइंट था। स्ट्रैटेजिक राइवलरी बहुत पहले से ही रही है, वो भी मैंने बताया। रीजनल स्ट्रगल यहां पे बहुत ज्यादा रहा है। ईरान, सऊदी अरेबिया दोनों में ही रीजनल स्ट्रगल रहा है। ठीक है, सीरिया में ईरान को किसने सपोर्ट दिया? रशिया ने। सऊदी अरब को किसने सपोर्ट दिया? आपका अमेरिका ने। दोनों आपस में भिड़ गए। देखिए, एक देश में लड़ाई किसी और की हो रही है, लेकिन कोई और घुसा जा रहा है। उसकी वजह से क्या हुआ? पूरे डायनेमिक्स बिगड़ गए और लोगों को जाने गंवानी पड़ी, छोटे छोटे बच्चे मारे गए। ये हुआ है। बहुत सारे रिबेल ग्रुप जो है वो क्रिएट हो गए। सऊदी अरेबियन को बैक कर रहा था और इधर ईरान अथॉरिटीज को बैक कर रहा था। भाई बशार अल असाद जो है वो शिया है। बशार अल असाद अगर सीरिया की बात करें, ठीक है, तो भाई ईरान तो इनको सपोर्ट करेगा। और जो रिबेल ग्रुप्स हैं दे आर सुन्नी। आईसिस पूरा सुन्नी ग्रुप है। तो सुन्नी ग्रुप को सऊदी अरेबिया, क्योंकि सऊदी अरेबिया सुन्नी है। सिंपल सा डायनेमिक्स है इसमें। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। खत्म, दोनों अभी तक लड़ रहे हैं। तो सऊदी अरेबिया जो है वो यही ट्राई कर रहा है कि किसी तरीके से ईरान का इन्फ्लुएंस कम करे। मोहम्मद बिन सलमान जो डी फैक्टो रूलर है, बहुत कुछ कर रहे हैं, बस वो कम करे। यमन में सिविल वॉर है। यमन की कंडीशन तो बहुत ही खराब है। वहां पे हूती रिबल्स को सऊदी अरेबिया सपोर्ट करता है। बोलता नहीं है, सामने नहीं बोलेगा कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, चुपचाप करेगा। ये सब सीक्रेटली होता है। पूछेंगे अगर आप, हम कहां कर रहे हैं, हम नहीं जानते इन लोग को, सबूत दिखाइए। सबूत है ही नहीं, कहां से सबूत आएंगे? सब सीक्रेटली चल रहा है। लेकिन एक्चुअली में हो रहा है। यमन में जो सिविल वॉर है, वहां की सरकार को गिराने के लिए, टॉपल करने के लिए, ये इसलिए होता है ना क्योंकि जब सरकार गिरेगी, इन रिबेल ग्रुप्स को जिन देशों ने सपोर्ट किया है, फायदा उनका भी तो होगा ना। डायरेक्ट कंट्रोल उनका रहेगा। सऊदी अरब में मान लीजिए हूती रिबेल जो है वो कामयाब हो जाता है और यमन के पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं। ये जो आतंकी ग्रुप्स है ना, जैसे अभी अफगानिस्तान में तालिबान का इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ रहा है। खैर, अफगानिस्तान की हम क्यों बात कर रहे हैं, हम यहां पे बात करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मूवमेंट्स हैं, यहां पे जो रिबेल ग्रुप्स है वो अब कुछ पोर्शन को कंट्रोल भी करने लगे। जैसे आईसिस काफी बड़े पोर्शन को कंट्रोल करता था, लेकिन फिर कुर्दों की बहादुरी से मार भगाया इनको। और ये हूतीज जो हैं, हूतीज को जो वेपन्स है वो ईरान सप्लाई कर रहा है। अरे यार, मैंने शायद, और आई एम रियली सॉरी, मैंने शायद आपको ये बोल दिया था। मोहम्मद, देखिए सऊदी अरेबिया जो है दैट दे आर अगेंस्ट हूती रिबल्स, ठीक है ना। हूती रिबल्स के अगेंस्ट है ये, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा।
और ईरान जो है वो हूती रिबेल्स के साथ है। तो ये ईरान के ऊपर लगातार आरोप लगते रहते हैं कि आप जो है हूतीस को वेपन्स दे रहे हैं। तो यमन में जो सिविल वॉर चल रहा है, बड़ी बुरी कंडीशन है, वहां पे हम देख रहे हैं कि ईरान भी है और सऊदी अरब भी है। तो ये थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा यार, मुझसे कभी कभी गलती हो गई, गलती क्या, फ्लो फ्लो में कुछ तो यही चीज है। तो वही मैं बता रहा हूं ना कि अब जैसे शिया हिजबुल्ला जो है, दैट इज शिया मिलिट्री ग्रुप, ठीक है। हिजबुल्ला भी शिया, अब लेबनान में भी यही दिक्कत है, लेबनान में हिजबुल्ला की प्रॉब्लम, तो हिजबुल्ला भी शिया मिलिट्री ग्रुप। कहने का मतलब यह है, जहां पे भी रिबेल ग्रुप है, अगर कोई देश शिया है तो ईरान उसको सपोर्ट करेगा, कोई देश सुन्नी है तो सऊदी अरब उसको सपोर्ट करेगा, कोई ग्रुप शिया है तो ईरान सपोर्ट करेगा, कोई ग्रुप सुन्नी है तो सऊदी सपोर्ट करेगा, सऊदी सपोर्ट करेगा तो अमेरिका भी सपोर्ट करेगा, ईरान सपोर्ट करेगा तो रशिया भी सपोर्ट करेगा। सिंपल सी बात है। तो अजीब और गरीब तरीके के डायनेमिक्स हो जाता है और अल्टीमेटली इसका जो सबसे खामियाजा है वो लोगों को ही भुगतना पड़ता है कि नहीं? ये चीज है। अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, आपको पता ही है, डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी अरेबिया, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। सऊदी अरेबिया तो भैया इजराइल को भी इनडायरेक्टली उसने रिकॉग्नाइज कर दिया। अभी एक नेशन बना था ना जिसने इजराइल को फाइनली मान ली, है ना? तो सऊदी अरेबिया इनडायरेक्टली अरब वर्ल्ड और इजराइल के रिश्ते, मैंने पूरा इतिहास कवर किया, आप देखिएगा, कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन अब हम देख रहे हैं चीजें सुधरती हुई दिख रही हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ज्यूइश स्टेट जो है उसको ये डर भी है कि प्रो ईरानियन फाइटर्स सीरिया में घुस आएंगे। सीरिया में घुसे तो बगल में इजराइल है, भाई इजराइल सीरिया से बिल्कुल बगल में है, तो फिर और प्रॉब्लम हो सकती है। आप मैप देखिए, मैप दिखाता हूं मैं, चलिए पीछे जाना पड़ेगा मेरे को, बहुत पीछे, बहुत पीछे। यहाँ यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो, ठीक है, ये है ना, ये आपका इजराइल, ये सही तो बॉर्डर शेयर करता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि भाई डर भी लगता है कि ऐसा ना हो ईरान के जो फाइटर्स हैं, मतलब सीरिया के प्रो ईरानियन फाइटर जो सीरिया में है, वो घुस जाए। तो इजराइल को यह भी डर है। और इजराइल और सऊदी अरब, अब देखो, इजराइल को डर है ईरान से, सऊदी अरब क्या चाहता है, ईरान नीचे जाए। इजराइल और सऊदी अरब साथ में आ गए हैं। यस, 2015 में जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, सब इसी पे ही बात है ना। इजराइल और सऊदी अरब ने दोनों ने ही अपोज किया था। तो कोई सोच भी नहीं, सपने में भी नहीं सोच सकता था कि सऊदी अरब और इजराइल साथ में आएंगे। हालांकि ये पब्लिक नहीं है, ये सब पर्दे के पीछे ही है। अब आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कौन किसको सपोर्ट करता है। सऊदी साइड ये ब्लू में है, तो इजिप्ट सऊदी साइड है, अमेरिका तो है ही है सऊदी साइड, यूएई सऊदी अरेबिया को, क्योंकि दोनों ही जगह रॉयल फैमिली है। बहरेन भी सऊदी अरेबिया को सपोर्ट करता है। इधर ईरान इराक साथ में, क्यों मैंने अभी बताया ना कि जैसे ही सद्दाम हुसैन का इराक में पतन हुआ, ईरान का इन्फ्लुएंस इराक में बढ़ा, क्योंकि इराक में बेसिकली मेजॉरिटी शिया रहते थे। सद्दाम हुसैन सुन्नी था, सद्दाम हुसैन आया तो उसने शियाओं को दबाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही सद्दाम हुसैन को फांसी पे लटकाया, ईरान का इन्फ्लुएंस इराक में ज्यादा बढ़ गया। ओके, स्प्लिट, सीरिया स्प्लिट है, और नॉन अलाइंड इजराइल, ना इजराइल, लेबनान और इजराइल कहते हैं, नाम तुम्हारे साथ है ना इसके साथ है, सिंपल सी बात है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान और सऊदी सामने से नहीं लड़ते हैं, दे आर फाइटिंग प्रॉक्सी वॉर्स। मतलब कहीं पे वॉर हो रहा है तो वहां पे ईरान घुस गया, सऊदी घुस गया, इस तरीके डायरेक्टली लड़ ही नहीं सकते ना, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको बता दिया कहां कहां दिक्कतें हैं। आई होप इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, क्या डायरेक्ट वॉर सऊदी अरेबिया और ईरान में होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉक्सीज के द्वारा ये लोग लड़ेंगे, डायरेक्ट वॉर में कोई भी नहीं जाएगा, बस इतना आप समझिए। लेकिन हूती ने जो सऊदी कैपिटल पे अटैक किया, अभी हूती का अटैक हुआ था ना, हूती को भी मैंने बताया ईरान सपोर्ट करता है, यहां पे दिक्कत हो गई थी। यहां पे प्रॉब्लम देखिए, अगर रिबेल ग्रुप्स सऊदी अरेबिया को डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं, भाई प्रॉक्सी वॉर है, सीरिया में है तो सऊदी सीरिया में है, ईरान सीरिया में है, यमन में है सऊदी, यमन में है, ईरान यमन में है, यानी कि इनडायरेक्टली वहां पे लड़ाई करो। लेकिन अगर आप देश में अटैक करोगे, जैसे हूतीज ने यहां पे सऊदी पे भी अटैक किया था ना, उनके ऑयल फील्ड्स पे, तो अगर आप यहां पे अटैक करोगे फिर वो बर्दाश्त नहीं है। तब उस केस में हो सकता है डायरेक्ट वॉर हो जाए, है ना? तो तेहरान और रियाद, रियाद सऊदी अरेबिया की कैपिटल है, तेहरान आपकी ईरान की कैपिटल है। फिलहाल तो डायरेक्ट वॉर नहीं लड़ने वाले, लेकिन फिर भी टेंशंस जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स के लिए क्या है, जैसा कि मैंने बताया
कि सऊदी अरेबिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरेबिया से, क्योंकि मैंने बताया कि ऑयल रिजर्व वहां पे सबसे ज्यादा है, गैस रिजर्व वहां पे सबसे ज्यादा है, भाई भारत को भी सऊदी अरेबिया ऑयल बहुत ज्यादा। तो सऊदी अरेबिया से ना ही यूरोप और ना ही अमेरिका दुश्मनी। अमेरिका का तो आज से नहीं 1930 से बहुत अच्छा दोस्त है सऊदी अरेबिया, और वेस्ट वर्ल्ड का भी सऊदी अरेबिया। तो उस हिसाब से सऊदी अरेबिया की पावर इस समय ईरान से ज्यादा है अगर इंटरनेशनली, क्योंकि सऊदी अरेबिया के दोस्त ज्यादा है। ईरान अलग थलग पड़ा हुआ है क्योंकि अमेरिका से उसकी दुश्मनी है। ठीक है, तो ये चीज है। अब दोस्तों, सऊदी अरेबिया की बहुत बड़ी मिलिट्री नहीं है। मिलिट्री की बात करें तो इसमें ईरान बाजी मारेगा। ईरान का जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी कॉर्प्स है, जो 1979 के बाद ही डेवलप हुआ था, वो बड़ा ताकतवर है। अभी उनके हेड कासिम सुलेमानी को मारा था अमेरिका ने, बहुत ज्यादा इस पर दिक्कतें हुई थी। सऊदी अरेबिया की आर्मी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि सऊदी अरेबिया हमेशा एक स्ट्रांग मिलिट्री से डरता है। सऊदी अरेबिया में दो ही डर है, या तो स्ट्रांग मिलिट्री या फिर वहां का प्रेस। दोनों को, अगर प्रेस को ज्यादा फ्रीडम दे दी तो लोग जाग जाएंगे, मिलिट्री को ज्यादा फ्रीडम दे दी तो तख्ता पलट हो जाएगा। इसीलिए सऊदी अरेबिया की मिलिट्री बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन ईरान की मिलिट्री ज्यादा। अगर वॉर ब्रेक हो गया तो आप देख सकते हैं ईरान इसमें बाजी मार रहा है। 5,63,000 फोर्सेज है, जहां सऊदी अरेबिया किसकी आधी भी नहीं है। बैटल टैंक्स में भी आप देख सकते हैं, हर चीज में ईरान जो है वो सऊदी अरेबिया से दुगना है। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट लगभग लगभग सेम है। लेकिन सऊदी अरेबिया को सबसे बड़ी बात है अमेरिका का सपोर्ट है, और इसको अमेरिका सपोर्ट करता है, बहुत मुश्किल है उसका हारना। ये लेक्चर था, वैसे ही मैं लेक्चर्स लाता रहूंगा ताकि आपकी नॉलेज जो है वो बढ़ती रहे, 4 गुना ज्यादा हो जाए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।